नमस्कार, देवभूमि के दंगल में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सोनी चौहान। देवभूमि के दंगल में आज हम बात करेंगे विपक्ष का विरोध, मुगल चैप्टर क्लोज। देवभूमि के दंगल का रुख करेंगे। इससे पहले आजमगढ़ का रुख कर लेते हैं, जहां पर गृह मंत्री अमित शाह भी पहुंचे हुए हैं और साथ ही सीएम योगी आदित्यनाथ भी पहुंचे हुए हैं। वंदन करते हैं। याद होगा कुछ ही दिन पहले उत्तर प्रदेश की विधानसभा में चर्चा के दौरान आपने सुना होगा, जब माफियाओं पर अपराधियों के बारे में चर्चा हो रही थी, तो जिन्होंने कहा था कि उत्तर प्रदेश में माफियाओं को मिट्टी में मिला देंगे। ऐसी शख्सियत जिनके प्रयास से आज उत्तर प्रदेश में गुंडे, अपराधी, माफिया करा रहे, पानी मांग रहे हैं और आम आदमी को सुरक्षित और संरक्षित जीवन का काम मिल सका है। ऐसी शख्सियत जिनके प्रयास से आज बीमारू उत्तर प्रदेश विकास की ओर चल पड़ा है, उत्तम प्रदेश की ओर बनने के लिए तेजी से दौड़ रहा है, जिनके प्रयास से लोक कल्याणकारी योजनाएं समाज के अंतिम छोर के व्यक्ति तक पहुंचाने का काम बिना किसी बिचौलिए के, बिना किसी भेदभाव के करने का काम हो रहा है। ऐसे आदरणीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश, बहुत बहुत सम्मानित आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी, हमारे मंचासीन बहुत बहुत सम्मानित कर्मठ हमारे प्रदेश के सम्मानित प्रदेश अध्यक्ष जी आदरणीय चौधरी भूपेंद्र सिंह जी, मंचासीन आदरणीय अनिल राजभर जी, माननीय मंत्री जी, माननीय मंत्री श्री दयाशंकर जी, उपस्थित आदरणीय दिनेश लाल निरहुआ जी और बहुत बहुत सम्मानित बैठे हुए मंचासीन सभी हमारे विधायकगण, सांसदगण, पार्टी के वरिष्ठ नेतागण और अन्य तमाम सम्मानित पदाधिकारी और आजमगढ़ की धरती के कोने कोने से पधारे हुए बहुत बहुत सम्मानित भाइयों, बहनों, पत्रकार साथियों, आज हरिहरपुर संगीत घराने को समर्पित हरिहरपुर संगीत महाविद्यालय के शिलान्यास के अवसर पर, जहां एक और हमारे अयोध्या सिंह उपाध्याय और आदरणीय चंद्रवली उपाध्याय जी, आदरणीय श्याम नारायण पांडे जी, आदरणीय लक्ष्मी नारायण मिश्रा जी की कृतियों को सजाए रखने के लिए हिंदी साहित्य के महत्व की जनमानस को परिचित कराने के उद्देश्य से तमाम कार्य आज आपके सामने लोकार्पित होने का काम आदरणीय गृह मंत्री जी के कर कमलों से हो रहा है। मुझे लगता है कि भारत के विभिन्न देवी देवताओं, भाषाओं, त्योहारों और रीति रिवाजों की इस भूमि पर यहाँ विभिन्न महापुरुषों, धर्मों, संस्कृतियों के लोग एकजुट रहते हैं। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं कि हमारा देश भारत वाकई अति विश्वास भरा हुआ देश है। भारत का अपना एक गौरवशाली इतिहास है और इतिहास में जिस प्रकार से शास्त्र एवं ग्रंथ सम्मुख थे, उसी प्रकार संगीत का भी अपना एक महत्व है। आज हमें एक बहुत खुशी है कि धरती पर आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में उनके मार्ग। तो आजमगढ़ से सीधी तस्वीरें। आजमगढ़ सपा के गढ़ पहुंचे हुए हैं गृह मंत्री के साथ साथ सीएम योगी आदित्यनाथ, यानी कि ये कहा जाए कि 2024 की जो पुरजोर कोशिशें हैं वो होती नजर आ रही हैं। देवभूमि के दंगल में वापस लौटते हैं। देश के साथ ही उत्तराखंड राज्य में एनसीईआरटी की किताबों से मुगलों का इतिहास हटाने पर सियासत गर्मा गई है। दरअसल उत्तराखंड के बच्चे भी अब मुगलों का इतिहास नहीं पढ़ सकेंगे। ये सरकारी स्कूलों में एनसीईआरटी का पैटर्न लागू है और जिसके तहत इसी साल से एनसीईआरटी का ये बदलाव लागू हो जाएगा, यानी कि 2023 और 24 में हटा दिया जाएगा। आपको बता दें कि आगामी शैक्षणिक 2023 और 24 के लिए इतिहास की किताबों से मुगलों का इतिहास हटाने का निर्णय लिया गया है। एनसीईआरटी ने 11वीं की किताब से इस्लाम का उदय,
संस्कृतियों में टकराव, औद्योगिक क्रांति, समय की शुरुआत के चैप्टर सिलेबस से हटाए हैं, जिसको लेकर विपक्ष ने सरकार पर निशाना साधा है। बीजेपी का तर्क है कि जिन मुगलों ने भारत को लूटा है, ऐसे मुगलों के इतिहास को बच्चों को पढ़ना नहीं चाहिए। वहीं कांग्रेस ने बीजेपी पर तानाशाही का आरोप लगाया है और इसके साथ ही उत्तराखंड में आईसीएसई बोर्ड की क्लास 2 की इंग्लिश की किताब में छपे अब्बू अम्मी के शब्द पर भी बवाल छिड़ गया। आज इसी मुद्दे को लेकर हम चर्चा भी करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको दिखाते हैं ये खास रिपोर्ट। एनसीईआरटी की किताबों से मुगलों का इतिहास हटाने पर उत्तराखंड में सियासत गर्मा गई है। दरअसल उत्तराखंड के बच्चे भी अब मुगलों का इतिहास नहीं पढ़ सकेंगे। यहाँ सरकारी स्कूलों में एनसीईआरटी का पैटर्न लागू है, जिसके तहत इसी साल से एनसीईआरटी के ये बदलाव लागू हो जाएगा। बता दें कि एनसीईआरटी ने आगामी शैक्षणिक सत्र 2023 से 24 के लिए इतिहास की किताबों से मुगलों का इतिहास हटाने का निर्णय लिया है। एनसीईआरटी ने 11वीं की किताब से इस्लाम का उदय, संस्कृतियों में टकराव, औद्योगिक क्रांति, समय की शुरुआत के चैप्टर सिलेबस से हटाए हैं, जिसको लेकर विपक्ष ने सरकार पर निशाना साधा है। बीजेपी का तर्क है कि जिन मुगलों ने भारत को लूटा है, ऐसे मुगलों के इतिहास को बच्चों को पढ़ाना सही नहीं। वहीं कांग्रेस ने बीजेपी पर तानाशाही का आरोप लगाया है। इसके साथ ही कांग्रेस का कहना है कि हर बार इतिहास सिर्फ प्रेरणा के लिए नहीं पढ़ा जाता, बल्कि सीखने के लिए भी इतिहास को पढ़ा जाता है। बच्चों को भी मुगलों के शासनकाल में क्या कुछ हुआ ये पढ़ना जरूरी है। कांग्रेस का आरोप है कि बीजेपी आरएसएस की कविताओं को बच्चों को पढ़ाने के लिए ये सब हथकंडे अपना रही है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से तानाशाही के मूड में आ चुकी है। देश ऐसा लगता है कि 2014 में ही आजाद हुआ इनके सत्ता पर काबिज होने के बाद, और अब अगली गाज गिरी है सिलेबस पे। एनसीईआरटी ने अपने सिलेबस से तमाम चीजें हटा दी। आड़ तो ये मुगल काल की ले रहे हैं कि मुगल शासक कभी भी हमारे लिए प्रेरक नहीं रहे, इसलिए हमने उसको हटवा दिया। इतिहास में हर चीज प्रेरणा के लिए नहीं पढ़ाई जाती, इतिहास सबक सीखने के लिए होता है कि जो इतिहास में हुआ है उन गलतियों को देखकर, उनसे सीखकर हम वो गलतियां ना दोहराएं। कहीं ना कहीं मोदी जी के अंदर एक कहते हैं ना कीड़ा है कि वो इतिहास पुरुष बनना चाहते हैं और हर चीज को बदल डालना चाहते हैं, लेकिन इतिहास तो इतिहास होता है, उसको दोबारा नहीं लिखा जाता। देखिए, मुगल कभी भी हमारे लिए प्रेरक नहीं है, अपना ही प्रेरणा के स्रोत है। मुगलों ने भारत को लूटा है, अत्याचार, अनाचार, दुराचार किया है। हमारी जो संस्कृति थी उस संस्कृति को तहस-नहस करने का काम मुगलों ने किया है। तो मुगल हमारे लिए प्रेरक नहीं रहे हैं। कुछ लोगों के लिए प्रेरक रहे हैं क्योंकि वो तुष्टीकरण की राजनीति करते रहे हैं। इसलिए ऐसे सभी चैप्टर्स हटने चाहिए थे जो आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हमारे मुख्यमंत्रियों के द्वारा एक साहसिक कदम उठाया जा रहा है और इसको देश के लोग सराहना भी कर रहे हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की जो केंद्र की सरकार है, जनता अब उनसे 9 साल के कार्यकाल की उपलब्धियां पूछ रही है, उनसे सवाल कर रही है। और जो उत्तराखंड की सरकार है, 6 साल में उसने उत्तराखंड के हित में क्या किया, इस पर सवाल पूछ रही है। तो उन सवालों से ध्यान हटाने के लिए भारतीय जनता पार्टी हमेशा कुछ ऐसे धार्मिक बखेड़े खड़ी करती है कि जिससे लोगों का उनकी नाकामियों से ध्यान हट जाए। असली बात यह है, भाजपा के पास इस समय केंद्र में भी बहुत भारी बहुमत वाली सत्ता है और राज्य में भी है। तो इस पर सीधे ये कानून क्यों नहीं ले आते कि साहब इस देश के अंदर मुसलमान के साथ हम ये करने जा रहे हैं। जिस तरीके से राजनीति का सांप्रदायिकरण किया गया है, धर्म के नाम पर राजनीति को बांटा गया है, अब शिक्षा के नाम पे राजनीति को बांटा गया, अब शिक्षा का भी सांप्रदायिकरण किया जा रहा है। ये सिंपल सी इतनी सी बात है। जिस तरीके से धर्म के नाम पे अगर आप हिंदू मुस्लिम कर दो तो फिर प्रत्याशी कैसा भी हो, धर्म के नाम पर वो आपको वोट कर देगा, भाजपा को मिल दिखा कि इसमें फायदा है। इसी तरीके से जो भाजपा शिक्षा माफिया है, जो सरकार में जो शिक्षा माफिया हावी है, चाहे भाजपा की जो तमाम जो प्राइवेट स्कूल्स हैं, जैसे शिशु मंदिर है या जो प्राइवेट और अन्य स्कूल हैं, इनको फायदा पहुंचाने के लिए इनकी जो लूट है ये जारी रहे और इनके द्वारा जारी लूट का गलत इफेक्ट जो है सरकार पे न पड़े, इसलिए शिक्षा को भी अब धर्म के आधार पर बांटा जाए।
एक तरफ जहां राज्य में एनसीईआरटी की किताबों से मुगलों का इतिहास हटाने पर बवाल मचा हुआ है, तो दूसरी तरफ उत्तराखंड में आईसीएसई बोर्ड की क्लास 2 की इंग्लिश की किताबें में छपे अब्बू अम्मी के शब्द पर भी अभिभावकों ने सवाल खड़े किए हैं। बच्चों के परिजनों ने इस पूरे मामले की जिलाधिकारी देहरादून से शिकायत भी की है। जिलाधिकारी देहरादून डॉक्टर सोनिका ने विवादित चैप्टर और छात्र के माता पिता की शिकायत पत्र को जांच के लिए भेज दिया है। आपको बता दें कि बीते 4 अप्रैल को देहरादून निवासी मनीष मित्तल ने जिलाधिकारी देहरादून सोनिका से शिकायत की, जिसमें उन्होंने बताया कि उनका बेटा 7 साल का है और शहर की एक आईसीएसई बोर्ड के स्कूल में कक्षा 2 में पढ़ता है। इंग्लिश विषय की गुलमोहर 2 नाम की किताब के एक पाठ में मदर फादर की जगह अम्मी अब्बू लिखा गया है, जो कि घोर आपत्ति का विषय है। उर्दू का वाक्य प्रयोग करने के मामले में उन्होंने आपत्ति दर्ज करते हुए इस तरह के शब्दों का प्रयोग कर हिंदुओं की भावनाओं को आहत करने का आरोप लगाया है। नहीं, जनसुनवाई में कुछ पेरेंट्स आए थे मेरे पास और एक स्कूल है जिसके अंदर एक पब्लिकेशन की बुक है जिसके अंदर अम्मी अब्बू से संबोधित किया गया है माता पिता को, तो उसी में उनको ऑब्जेक्शन था और जिसके क्रम में वहाँ पे मुख्य शिक्षा अधिकारी उपस्थित थे। उनको मैंने कहा कि इसका संज्ञान लेते हुए तत्काल जांच करें और जो भी कार्रवाई हो सकती है नियमानुसार, क्योंकि देखना पड़ेगा ये किस तरह से एफिलिएटेड है, किस तरह से बुक पब्लिकेशन में आई है और किस तरह से स्कूल्स इसको यूज़ कर रहे हैं। पूरी प्रक्रिया को देखते हुए नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। कुल मिलाकर एक बार फिर से देश के साथ ही उत्तराखंड में इतिहास को मिटाने पर विवाद छिड़ गया है। निश्चित ही इस पर सियासत होना लाजमी है, लेकिन सवाल यह है कि आखिर क्यों मुगलों का इतिहास पढ़ाने से सरकार को आपत्ति है? क्या नई पीढ़ी को मुगलों के बारे में जानने का हक नहीं? क्या सरकार अपनी सुविधा के अनुसार पाठ्यक्रम को तय करेगी? क्या आईसीएसई बोर्ड अपनी इंग्लिश की किताब में छपे अम्मी अब्बू शब्द को हटाएगा? देहरादून से के न्यूज़ इंडिया के लिए अंकित काला की रिपोर्ट। तो देवभूमि में सियासी बवाल इस बात को लेकर, मुगलों के इतिहास को लेकर। बीजेपी का अपना तर्क है। बीजेपी का तर्क है कि मुगलों ने देश को लूटने का काम किया, संस्कृत को बिगाड़ने का काम किया, इसलिए ये चैप्टर हटा दिया जाएगा, सिलेबस से हटा दिया जाएगा। कांग्रेस का कहना है कि इतिहास के बारे में बच्चों को जानकारी मिलनी चाहिए, क्योंकि उससे बच्चों को प्रेरणा मिलती है और इसी को लेकर सियासी वार छिड़ा हुआ है। इसी को लेकर आज हम चर्चा भी करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हुए हैं, आपका परिचय करा देते हैं। रविंद्र कुमार जी हैं, बीजेपी प्रवक्ता हैं, आपका स्वागत है इस चर्चा में शामिल होने के लिए। आशीष नौटियाल जी हैं, कांग्रेस प्रवक्ता हैं, आपका भी स्वागत है इस चर्चा में शामिल होने के लिए। दर्शन डोभाल जी हैं, आम आदमी पार्टी से, आपका भी स्वागत है इस चर्चा में शामिल होने के लिए। शांति प्रसाद भट्ट हैं, वरिष्ठ यूकेडी नेता हैं। मनोज ध्यानी जी राजनीतिक विशेषज्ञ हैं। आप सभी का इस चर्चा में शामिल होने के लिए स्वागत है। शुरुआत कर लेते हैं आशीष जी, आपसे कर लेते हैं आज इस चर्चा की शुरुआत। आशीष जी, देखा जाए तो बड़े गंभीर आरोप भी लगाए गए हैं। मुगलों के इतिहास को हटाए जाने का तर्क बीजेपी ने दिया है, उस तर्क से आप लोग सहमत नजर नहीं आ रहे? मैडम देखिए, जो भारतीय जनता पार्टी है वो जनता को भटकाने का काम करती है, जनता को लीक से हटने का काम करती है। आज आप देखें, इसको बदलने से क्या होगा? अगर किसी को इतिहास देखना ही है तो वो तो गूगल में भी देख लेगा, यूट्यूब में भी देख लेगा, वो तो हर जगह देख सकता है। पर आपको काम तो कुछ करना नहीं है। जनता मांग रही है रोजगार, आप रोजगार की बात नहीं करते, आप जनता का ध्यान भटका के कहीं और ले जाना चाहते हैं। तो देखिए, भारतीय जनता पार्टी जो है पूरी तरह से धर्म की और एक बड़ी ओछी राजनीति करती है। इनकी राजनीति का तरीका बहुत उल्टा है। आप विकास की बात नहीं करते। आप जब प्रधानमंत्री बनते हैं तो प्रधानमंत्री टॉयलेट की बात करते हैं। लोग दुनिया कहाँ जा रही है और कहाँ है टॉयलेट? आज अगर रविंद्र भाई आप भी देहरादून में रहते हैं, आप देखिए, अगर आपको प्रिंस चौक से लेके कहीं धर्मपुर तक जाना हो या कोलाघाट तक, कितने टॉयलेट बने हुए हैं। आप टॉयलेटों को लेके चले गए, आप देश के विकास की बात क्या कर रहे हैं? अब आपने नया एक बात उठा दी कि हम इतिहास से ये हटा रहे। दिन भर यही सोचते रहते हो क्या? राज्य की विकास की बात कौन करेगा? किस चीज के लिए आपने सरकार बनाई थी? इसी चीज के लिए बनाई थी क्या? सड़कों में युवा डंडे खा रहे हैं। आप देखिए किस तरीके से महिलाएं न्याय मांग रही है, और आप बात कर रहे हैं कि हम इस चैप्टर हटा रहे हैं, इससे बहुत तरक्की हो जाएगी। क्या तरक्की होगी इससे राज्य की?
ये लोग सिर्फ राज्य का, जनता का ध्यान भटकाना चाहते हैं और इनके पास इसके अलावा कुछ भी नहीं है। ये खाली है। 2024 के लिए इनके पास कोई मुद्दा नहीं बिल्कुल, रह गया। सवाल अहम भी है। रविंद्र जी आपके पास आएंगे, क्योंकि विपक्ष के कई गंभीर आरोप हैं। आगामी जो शैक्षणिक सत्र होगा 23 और 24 में, सिलेबस से एनसीईआरटी में से ये मुगलों का इतिहास का जो चैप्टर है, इसे हटाए जाने का आप लोग तर्क भी दे रहे हैं कि मुगलों ने लूटने का काम किया, तो इसलिए ये हटाया जा रहा है। लेकिन आरोप कई गंभीर लग रहे हैं विपक्ष की तरफ से। तो सवाल जो उठा रहे हैं आशीष जी, इस बात का जवाब देने के लिए पूरी तरीके से तैयार हैं आप? जी जी बिल्कुल बिल्कुल सोनी जी, देखिए जिस प्रकार से एक बहुत अच्छा कदम जो बहुत समय पहले मेरे ख्याल से जब देश आजाद हुआ था तभी कर देना चाहिए था कि हम ऐसे लुटेरों का इतिहास क्यों पढ़े और क्यों अपने बच्चों को पढ़ाए। और अगर पढ़ाना ही था तो पढ़ाया जाता। औरंगजेब ने किस प्रकार अपने भाई को, दारा शिकोह को सिर काट के उसकी हत्या कर दी, किस प्रकार अकबर ने अपने गुरु बैरम खान की हत्या करी। तो इस तमाम कई सारे सवाल थे, लेकिन हमेशा से मुगलों को एक ग्लोरीफाई करके एक जो है बड़े महान राजा के रूप में प्रदर्शित किया, ये कहीं ना कहीं ठीक नहीं था। मैं अभी एक अध्ययन कर रहा था एक चीज का कि लगभग 90 बार किताबों में औरंगजेब का नाम था और अकबर का नाम 40 बार और हुमायूं का नाम 30 बार और महाराणा प्रताप का 1 या 2 बार, शिवाजी का नाम 1 या 2 बार। तो ये इस तरीके की जो इनकी मेंटलिटी थी, जो वामपंथी विचारधाराओं के लोगों ने जिन्होंने किताबों में अपनी आइडियोलॉजी को घुसेड़ा, उसके खिलाफ ये जो हटाया गया है, ये कहीं ना कहीं प्रशंसनीय है और इसका स्वागत होना चाहिए। आज देखिए जिस प्रकार से अभी एक देहरादून की भी घटना है जिसमें एक अभिभावक ने, वो किसी पार्टी या किसी दल का नहीं है, एक सामान्य अभिभावक है, लोग जागरूक हो गए, नहीं करना चाहते। अंग्रेजी की किताब में आप कैसे अम्मी और अब्बू दिखा सकते हैं? आप मदर फादर दिखाइए। बिल्कुल, आईसीएसई बोर्ड की क्लास 2 की इंग्लिश की किताब में अब्बू अम्मी का जिक्र किया गया। मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि एक सामान्य नागरिक, ये किसी पार्टी या किसी दल का नहीं है, एक सामान्य नागरिक है, उसे बुरा लगा, उसने शिकायत करी, तो लोग जागरूक, अच्छी बात है, लोग अवेयर हो रहे हैं। लेकिन सवाल ये भी उठता है रविंद्र जी कि क्या इससे देश की तरक्की होगी, कैसे होगी? नहीं, देखिए बिल्कुल सही बात है सोनी जी। मैं ये कह रहा हूं कि इतिहास, अभी आशीष जी ने कहा कि मुद्दा होना चाहिए बेरोजगारी, मुद्दा होना चाहिए महंगाई, मुद्दा होना चाहिए ये, मुद्दा होना चाहिए वो, इन्होंने तमाम सवाल उठाए। मैं सही बात कह रहा हूं कि होना चाहिए, लेकिन भाई आप ही के नेता तो अभी खड़गे जी ने बयान दिया है इसके ऊपर, क्या जरूरत पड़ी है देने की? क्यों हल्ला मचा रहे हो? रहने दो, बंद करो इसे, मत उठाओ ना, इस मुद्दे को मत उठाओ। आप मुद्दा उठाओ बेरोजगारी पे, हम जवाब देंगे। आप मुद्दा उठाओ महंगाई का, हमारे से सवाल करिए, हम जवाब देंगे। आप ही तो मुद्दा बना रहे हो ना, कहीं किसी। चलिए, अच्छी बात है, आज ये बात सुनकर अच्छा भी लग रहा है रविंद्र जी कि आप जवाब देने के लिए पूरी तैयारी के साथ आए हैं। रुक कर लेते हैं दर्शन डोभाल जी, आपका सरकार के इस फैसले से आपकी प्रतिक्रिया क्या कुछ है? सरकार के इस फैसले को आप किस नजर से देख रहे हैं, सही है या गलत है? दर्शन जी अनम्यूट करिएगा। सोनी चौहान जी, देखिए ये हमारा जो देश है वो धर्म निरपेक्ष देश है। मुझे लगता है कि जिस हिसाब से ये बात कर रहे हैं मुगलों का इतिहास, ठीक है, उसमें कोई गुरेज नहीं, कोई हमें आपत्ति नहीं है। लेकिन क्या ये कल इस देश को धर्म निरपेक्ष देश भी कहना बंद कर देंगे? दूसरी बात मैं कहूँगा, अभी भाई रविंद्र जी एक किस्सा सुना रहे थे जो आपने भी अपनी बाइट में दिखाया कि एक स्कूल में अब्बू और अम्मी का जिक्र किसी किताब में उनकी कोई शिकायत किसी पेरेंट्स ने की है। वो बात तो ये खूब करेंगे, खुलकर उस पर बड़ी बड़ी बातें करेंगे, लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी के लोग ये बात नहीं करेंगे कि कल ही एक अखबार में जो है बड़ी हेडिंग छपी थी कि एक बालिका को एक प्राइवेट स्कूल में फीस ना देने के वजह से बंधक बनाया गया। उसके माता पिता को बुलाया गया और वह स्कूल में तीनों को बंदी बनाया गया। उस बच्ची को जलील किया गया और वो बच्ची अभी सदमे में है।
और यह सदमा शायद उसका जिंदगी भर वो सदमे से उभर नहीं पाएगी, क्योंकि माता पिता के सामने और तमाम जितने वहां पे और पेरेंट्स थे और विद्यार्थी थे उनके सामने उनको जलील किया गया, वो उस चीज को कभी जिंदगी में भूल नहीं पाएगी। इसके अलावा ये लोग इस पर बात नहीं करेंगे कि इनके शिक्षा माफिया जो सबसे ज्यादा भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, कि यहाँ पर अभी किताबों की और स्कूल की फीस इतनी बढ़ा दी गई है, लोग अभी जो है जितनी दिहाड़ी मजदूरी करने वाला आदमी जो अपने बच्चों को पढ़ाता है, क्योंकि वो बच्चों को पढ़ने लायक नहीं है, इन्होंने शिक्षा के ऊपर एक ऐसी क्रांति लाई कि पूरा देश अनपढ़ रह जाए। ये इनकी एक सोची समझी साजिश है। दूसरी बात मैं कहूंगा, ये इस पर बात नहीं करेंगे, ये तो कहेंगे मुगलों का इतिहास। मुगलों का इतिहास तो लोग भूल जाएंगे, वो बहुत टाइम हो गया। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के जो कारनामे हैं, जो उन्होंने अत्याचार किए हैं यहाँ की जनता के ऊपर, वो यानी उसके ऊपर में बात नहीं करेंगे, क्योंकि इनके कारनामे, इनके अंकिता हत्याकांड में आप देखिए अपने वीआईपी को छिपाने के लिए पूरी ताकत झोंक देते हैं। और इनके शिक्षा जितने भी शिक्षा घोटाले भी हो रहे हैं, शिक्षा घोटाले ही कहूंगा, जो पेपर लीक मामले हो रहे हैं उत्तराखंड में, उसमें सारे लोग भाजपा के, कुछ गिरफ्तार हो चुके हैं, कुछ फरार हो चुके हैं, और जितने लोग हैं सबके सब भाजपा के लोग हैं। और सबसे शर्म की बात तो यह कि अब भारतीय जनता की पार्टी की सरकार है और वहां पर दिल्ली में इनकी जो डबल इंजन की सरकार हो गई, लेकिन उसके बावजूद ये लोग अपने भाजपा के नेता के ऊपर 50,000 रुपए का इनाम की घोषणा करते हैं कि हमारे भाजपा नेता को जो पकड़ेगा उसको हम 50,000 रुपए देंगे। और वो आदमी भारतीय जनता पार्टी के लोगों का नेता है, जिसके ऊपर यही सरकार इनाम घोषित करती है 50,000 रुपए। ये डूब मरने के काम इनको दिए गए। इसलिए मुगलों के इतिहास के बाद भारतीय जनता पार्टी का इतिहास भी मिटा दिया जाएगा। आने वाले समय में इनका नामो निशान मिटाना पड़ेगा। इनके कारणों की बड़ी फेरिस्ट एक संग्रहालय बनेगा। रवीन जी, मुद्दे मुझे लगता है बहुत हैं जिन मुद्दों पर सरकार को काम करना चाहिए, चाहे वो बेरोजगारी हो, चाहे महंगाई हो, तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिनको लेकर विपक्ष लगातार निशाना साध रहा है, लगातार सवाल उठा रहा है। और अब क्या लगता है कि मुगलों का ये इतिहास एनसीईआरटी के सिलेबस से हटा दिया जाएगा तो इन चीज़ों में कुछ फर्क पड़ता नजर आएगा। चर्चा को आगे बढ़ाएंगे छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक से वापस आ रहे हैं। देवभूमि में सियासत इतिहास को लेकर जारी है, इसी को लेकर हम चर्चा भी कर रहे हैं। दर्शन डोभाल जी ने कई अहम सवाल उठा दिए हैं, उसका जवाब लेंगे रविंद्र जी आपसे, लेकिन शांति प्रसाद जी आपकी भी प्रतिक्रिया ले लेते हैं सरकार के इस फैसले को लेकर। क्या वाकई मुगलों का इतिहास हटा देना चाहिए? जी शांति प्रसाद जी। हाँ जी जी, सवाल दोबारा। शांति जी, सरकार ने एनसीईआरटी से सिलेबस मुगलों का इतिहास हटाए जाने का जो फैसला लिया है, इसको लेकर आपकी प्रतिक्रिया? देखिए, हमारा ये स्पष्ट कहना है कि भारतीय जनता पार्टी जनता का ध्यान शिक्षा से हटाने के लिए ऐसा कर रही है। हमारा स्पष्ट ये कहना है कि भारतीय जनता पार्टी बताए कि आपका जो है चैप्टर हटाया है, तो आप ये भी बताएं कि क्या आप भारतीय जनता पार्टी उत्तराखंड इकाई से जितने भी मुसलमान हैं इनके, उनको भी हटाएंगे? यदि नहीं, और यदि आप केवल मुगलों के चैप्टर को हटाकर जनता का ध्यान महंगाई से, अंकिता हत्याकांड से, पलायन से, आपदा से और आकंठ भ्रष्टाचार में डूबी अपनी सोच से हटाना चाहते हैं, तो यह सही नहीं है। जनता इस बात को समझ रही है कि भारतीय जनता पार्टी का केवल और केवल एक चरित्र है कि कैसे जनता को धोखा दिया जाए। सवाल ये निकल कर आ रहा है कि भारतीय जनता पार्टी केवल जनता की आंखों में धूल झोंकने का काम कर रही है। आपके पास आएंगे, मनोज ध्यानी जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, राजनीतिक विशेषज्ञ हैं, वरिष्ठ हैं। मनोज जी, आप इस पूरे सरकार के फैसले को किस नजरिए से देखते हैं? वाकई क्या मुद्दों से भटकाने की कवायद है सरकार की? देखिए, इतिहास जो है, इतिहास की महत्व क्या है उसको हमारे को समझना चाहिए।
और इतिहास के पढ़ाने के पीछे जो तर्क रहता है वो ये रहता है कि समाज के भीतर एक विवेकपूर्ण विचार करने की क्षमता जागृत हो, उनके भीतर तुलना और विभेद करने की क्षमता विकसित हो, वो अभिव्यक्ति की क्षमता जो है वो जागृत हो। और दो चीजें इतिहास का मूल बिंदु हैं, एक तो इसके भीतर कहानियां रहती हैं और एक इसके भीतर दर्शन होता है। और जो दुर्भाग्य ये है कि आज के कालखंड में जो कहानियां पकड़ी हुई है सबने, और कहानियों को पकड़कर सारा खेल खेला जा रहा है, राजनीतिक दृष्टि से बातें की जा रही हैं, लेकिन इतिहास में जो इतिहास का दर्शन होता है उस घटना के पीछे, उसे भुला दिया जा रहा है। और क्योंकि दर्शन पे जब तक फोकस नहीं होगा तब तक समाज वैचारिक रूप से मजबूत नहीं बन सकता, वो तार्किक नहीं बनेगा, उसके अंदर भेद करने की क्षमताएं विकसित नहीं होंगी, उसकी अभिव्यक्ति कुंद हो जाएगी और उसकी कुंद दृष्टि से वो समाज में अपने बात को रखेगा। सवाल ये नहीं है कि मुगलों के इतिहास को कैसे पढ़ाया, मतलब क्या पढ़ाया जाना चाहिए कि नहीं पढ़ाना चाहिए, पढ़ाया जाना चाहिए। जनता को, आज की पीढ़ी है उसे ये जानने का आवश्यक है कि महमूद गजनवी बार बार आता था, लूटता था और यहाँ का जो वैभव है उसका दर्शन बाहर जाकर दिखाता था कि मैं वहां से ये लूट के लाया हूं। एक एक महीने तक पूरा नालंदा विश्वविद्यालय पूरा राख बना दिया गया, ये पढ़ाया जाना आवश्यक है। और इसके पीछे, क्योंकि इतिहास के पीछे, पढ़ाने के पीछे जो दर्शन होता है वो ये होता है कि हम सीखें कि हमारे जो समाज के अंदर भीतर जो आक्रांता है या जो कठिनाइयां आई हैं, जो समस्याएं हैं, उन समस्याओं का हल आज हमें कैसे प्राप्त हो सकता है। मैं एक छोटा सा उदाहरण जरूर देना चाहूंगा। बिल्कुल। मुगल शासन काल में दिल्ली में जो बैठा या आगरा में बैठा वो बादशाह होता था, वो कश्मीर में, जबकि वहां उस समय कोई एयर जेट प्लेन्स नहीं थे, कोई फास्ट ट्रैक सुपर फास्ट रेलवे ट्रेनें नहीं थी, बस और कार सर्विसेज नहीं होती थी, लेकिन जो बादशाह होता था उसकी मेज पर सुबह ताजे सेब जो कश्मीर के होते थे वो अवेलेबल होते थे। अब उस कालखंड में जबकि ये चीज नहीं है, ताजा सेब अगले दिन उसकी टेबल में कैसे आ जाएगा? तो ये जो सीख है कि कैसे वो ऑपरेट करते थे अपने सिस्टम को, वो सीख इतिहास से मिलती है। वो घुड़सवार लगाते थे, वो घुड़सवार एक निश्चित दूरी तय करता था, वहां पर दूसरा घुड़सवार रेडी रहता था, वहां वो सेब की पेटियां जो होती थी दूसरे घोड़े पे लादी जाती थी, फिर वो एक निश्चित दूरी तय करता था और वो पूरी स्पीड से चलते हुए दिल्ली या आगरा में अगले दिन ताजे सेब बादशाह को परोस देता था। तो ये जो सिस्टम होता था, इस सिस्टम से सीख लेने की आवश्यकता है कि मॉडर्न सिस्टम्स में हम अगर आज से मार्स की दूरी तय करना चाह रहे हैं तो क्या हम बीच बीच में कोई प्लैनेटरी अपने सिस्टम्स बनाएंगे जहां पे हमारे स्पेस स्टेशन होंगे और फिर यही घुड़सवार वाली तरीके से वहां पर हमारी जो स्पीड रॉकेट्स होंगे वो तैयार होंगे, और क्या हम मार्स की दूरी तेजी से तय कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। इसी तरीके से हम दूसरे ग्रहों तक जा सकते हैं कि नहीं जा सकते। इतिहास जो है क्षमता विकसित करता है और वहां से सीख लिया जाता है। जैसे रामायण अगर कालखंड है तो कहानी पे हमारा पूरा जोर रहता है कि हनुमान जी गए, उन्होंने लंका जला दी। बिल्कुल मनोज जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। अगर पुरानी जो टेक्निकल चीज़ें हैं इतिहास में रहीं, उसे मॉडिफाई करके एक सीखने की भी ज़रूरत है। हमने मुगलों के जो शासनकाल में जो भी हुआ, जिस तरीके से भी उन्होंने देश में राज किया, उसे लेकर आज हम इस सिलेबस को हटाने का जिक्र कर रहे हैं। हालांकि ये प्रेरणा का भी एक तरीके से देखा जाए तो बन सकता है, क्योंकि इतिहास से प्रेरणा मिलती है, चाहे वो पृथ्वीराज चौहान का जिक्र कर लें या महाराणा प्रताप का जिक्र कर लें, क्योंकि इतिहास को जब पढ़ा जाएगा तभी उससे कुछ सीख मिली जाएगी। रविंद्र जी, आपके पास आएंगे। इसे हटा देने से क्या जो समस्याएं सामने आ रही हैं, हालांकि विपक्ष लगातार कह रहा है कि मुद्दों से भटकाने की कोशिश की जा रही है, सरकार मुद्दों से भटकाना चाहती है।
अनम्यूट करिएगा रविंद्र जी। सोनी जी देखिए, किसी भी रूप में मुद्दे से भटकाने का काम नहीं है। हम कह रहे हैं आप इसे मुद्दा ही क्यों बना रहे हैं? आप मत मुद्दा उठाइए इस आरोप पे जब आवाज। विपक्ष के लग जाते हैं तो ये मुद्दा बन जाता है, क्योंकि ये ऐसा डिसीजन है, इतिहास को लेकर है, तो इतिहास से सभी जुड़े हुए होते हैं, इसलिए ये मुद्दा बन गया। आरएसएस को लेकर कांग्रेस ने साफ तौर पर कह दिया, रविंद्र जी ये भी सुन लीजिए, फिर इसका एक साथ जवाब दे दीजिएगा, कि आरएसएस की कविताओं को बच्चों को पढ़ाने के हथकंडे अपना रही है ये बीजेपी, इसलिए सिलेबस को हटाए जाने की बात कर रही है। देखिए सोनी जी, इतिहास जो होता है सदैव गतिशील होता है। इतिहास हमेशा एक नहीं रहता। इतिहास में हमेशा आती और जाती रहती है। आज के परिप्रेक्ष्य में इतिहास में हमें क्या पढ़ना चाहिए? क्या हमें इतिहास में ये नहीं पढ़ना चाहिए आज कि किस प्रकार से कारगिल वॉर में हमारे जवानों ने इतनी ऊंचाई पे पहुंच के किस प्रकार से इतनी कठिन परिस्थितियों में विजय किया? क्या इतिहास में हमें यह नहीं पढ़ना चाहिए कि इतिहास की किस प्रकार भूल के कारण हमारे देश के दो टुकड़े हुए, 2 की जगह 3 हुए, पाकिस्तान बना, बांग्लादेश बना? क्या इतिहास में हमें यह नहीं पढ़ना चाहिए कि किस प्रकार से जो है एक बड़ा हिस्सा जो है जो चीन को दे दिया गया? एक इतिहास में यह भी जरूर पढ़ना चाहिए कि किस प्रकार चीन हमारा पड़ोसी कभी था ही नहीं, हमारा पड़ोसी तिब्बत था। किस प्रकार से एक गलती के कारण, एक राजनेता की गलती के कारण हमारा पड़ोसी चाइना बन गया। तो ये तमाम सारे सवाल हैं, ये भी लोगों को पढ़ना चाहिए। और रही बात इसकी कि मुगलों के इतिहास को बहुत अधिक गहराई से पढ़ने के लिए कहीं कोई किताबें हटाई नहीं गई हैं, जैसे सिलेबस हटाया गया है, सिलेबस हटाया गया है, किताबें हटाए जाने की यहाँ बात ही नहीं हो रही है रविंद्र जी। लेकिन अगर मुगलों का इतिहास आज की जनरेशन और आज का जो बच्चे हैं वो पढ़ते हैं तो उससे नुकसान क्या है? उन्हें सीख ही मिलेगी ना कि आने वाले समय में हमें सचेत होने की जरूरत है कि इस तरीके से मुगलों ने किया, तो आने वाले समय में सतर्कता भी बरती जानी चाहिए। देखिए, मैं ये कह रहा हूं कि मुगलों के इतिहास को कहीं से कहीं तक नहीं हटाया गया है, सारा का सारा है। अब जिसको ज्यादा कंटेस्ट में उसे गहराई से पढ़ना है वो भी उपलब्ध है, और जितना हमें आज की परिप्रेक्ष्य में चाहिए, हमारे बच्चों को कितना चाहिए, और भी इतिहास में बहुत सारी योगदान आ चुके हैं। अब जिस प्रकार से एक सवाल उठ रहा था, देखिए आपने उसे नहीं पकड़ा कि गांधी जी की हत्या को लेकर जो है उसमें से हटाया गया। आप बताइए कि क्या उसमें एक इतिहास की किताब में नहीं लिखा था एक ब्राह्मण ने गांधी जी की हत्या करी? तो ये क्या मतलब है? हत्या हुई, गांधी जी की हत्या हुई, एक हत्यारे ने हत्या करी, आप उसमें एक शब्द जोड़ देते हैं, को लोग गूगल करके भी पढ़ लेते हैं। एक साजिश की बू आती है। इसी चीज को हटाया गया, और ऐसे ही कई सारे कंटेस्ट हैं जो हटाए गए, ना कि पूरा का पूरा इतिहास को हटाने का काम किया। पूरा का पूरा इतिहास नहीं हटाया गया, सिलेबस हटाया गया है, कुछ पेज हटाए गए हैं, पैराग्राफ हटाए गए हैं, उनको लेकर हम चर्चा कर रहे हैं। आपके पास आएंगे आशीष जी। अगर देखा जाए, बेहद गंभीर आरोप लगाया आपने बीजेपी पर। आपने कहा आरएसएस की कविताओं को बच्चों को पढ़ाने के लिए हथकंडे अपना रही है बीजेपी। देखिए मैडम, मुझे तो लगता है सीएम साहब यही सोचते रहते हैं कि आज मैं ऐसा क्या करूं जिससे मेरे अंधभक्त खुश हों और फिर एक आभार रैली निकलनी शुरू हो जाए और 1 महीना 2 महीना इसी नाम का हम लोग खा लें। तो इनका सिर्फ मकसद जो है, इनको पढ़ाना नहीं है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुगलों का इतिहास हटाओ और रखो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इससे फर्क ये पड़ता है, इनके कुछ अंधभक्त टाइप के लोग हैं, उनको बड़ा मजा आता है जब ऐसी हरकतें करते हैं तो खुश होते हैं। तो उन्हें खुश करने के लिए, जैसे मदारी होता है, कुछ करता रहता है, तो ये मदारी वाले काम करते हैं लोग कि कुछ ढोल बजाना, कुछ अजीब सी एक्टिविटी करना। तो ये सब इनका एक काम है। एक बात और बताऊं मैडम, अभी मैंने जैसे पढ़ा था, इतिहास को पढ़ाने की जरूरत इसलिए होती है कि इतिहास की कमियों से और अच्छाइयों से हम कुछ सीखें कि इतने गंदे लोग भी होते थे और इतने अच्छे लोग भी होते थे। जो गंदा पढ़ाया कहां भाई, और जो खराब हो चले जाए। देखिए आशीष जी, आपने मुगलों को गंदा बताया। 5 मिनट टाइम दे दो मुझे, फिर आप बोलना। क्या आपके पास उत्तराखंड के सारे मुद्दे खत्म हो गए थे? क्या उत्तराखंड के अंदर रोजगार का मुद्दा नहीं था, शिक्षा का मुद्दा नहीं था, स्वास्थ्य शिक्षा में मतलब ये मुद्दा था कि ये चैप्टर हटा दो? अरे ये कारगिल युद्ध और जिसकी बातें आप लोग कर रहे थे, ये सब गूगल में मिल जाएगा, ये सब यूट्यूब में मिल जाएगा। लेकिन जो पुरानी चीजें बनी है, बने रहने दो। क्यों एक मुद्दा बना के जबरदस्ती आपने 2-4 महीने का एक नया लोगों के बीच में वो छोड़ दिया कि लबिया बिस्मिल्लाह उस टाइम पे? दूसरा, क्या नाम हटा से रोजगार, मैंने आपसे बोल दिया,
आभार रैली भी आप लोग निकाली देंगे जब इतना बड़ा डिसीजन लिया और बड़ी हिम्मत करी आपके मुख्यमंत्री जी ने, तो आभार रैली भी इसमें निकल जाएगी। भाजपा का एक समय आएगा जब अपना एक इतिहास बनेगा, जब लोग कहेंगे एक सरकार ऐसी तानाशाही आई थी भारतीय जनता पार्टी जिसने इतिहासों को बदलने की कोशिश की। या आने वाले समय में ये इतिहास बनेगा, एक तानाशाह का इतिहास बनेगा। किस तरह ने वो तानाशाह ने सरकार चलाने के लिए, अपने आप को बचाने के लिए देश के अंदर किस तरह अपने विपक्ष की हत्या करनी चाहिए, ये आने वाले समय में एक इतिहास बनेगा। कल को अंकिता हत्याकांड का मैं देख रहा था, जब फैसला वो चल रहा था, केस चल रहा था, कितनी पुलिस फोर्स लगाई गई थी वहां पे, इसलिए कि जिसने जुर्म किया उसको कहीं कोई नुकसान ना पहुंचा दे, कहीं ऐसा ना हो कुछ लोग आए नुकसान हो जाए। उनकी सुरक्षा के लिए पूरी फोर्स आपने तैयार कर दी। और अंकिता के माँ बापों को हम देख रहे थे किस तरह लाचार बेचारे किस तरह सड़क पे खड़े थे और किस तरह बोल रहे थे, उनको भी हम देख रहे थे। उनके साथ कोई व्यक्ति खड़ा नहीं था, उनको भी हमने देखा। इतिहास में आप क्या हटाएंगे? आप लाल किले को हटा देंगे, आप आगरा ताजमहल को हटा देंगे, क्या क्या हटाएंगे? इतनी चीजें इतिहास रविंद्र भाई नहीं हटा सकते आप लोग। हटाते हटाते आपका ही इतिहास खत्म हो जाएगा, पर ये कभी हटने वाला नहीं है। तो मैं सिर्फ इतना कहूंगा। और रही आपने जो अभी चाइना की बात करी कि चाइना कभी हमारा चाइना बॉर्डर हुआ ही नहीं करता था, हमारा बॉर्डर कहां था? आप समझे चाइना की लड़ाई किस टाइम पे हुई थी? जिस समय देश आजाद हुआ था, क्या देश पे इतनी शक्ति थी लड़ाई करने की? उसके बाद भी देश ने लड़ाई करी और चाइना युद्ध में आप इस बात में देखें, आज चाइना आपकी आप लोग जिस तरह बोलते थे कि चाइना को लाल आंखें करके दिखाते, आज आप क्यों नहीं दिखा रहे? चाइना बॉर्डर में नाम बदल रहा है, चाइना जगहों के नाम बदल रहा है, आपकी लाल आंखें कहाँ है? प्रधानमंत्री जी वहां जाकर झूला आते हैं, प्रधानमंत्री जी की लाल आंखें कहाँ है? तब बोलने के लिए आप थे जब आप विपक्ष पे हमला करते हैं, आप उस विपक्ष पे हमला करते हैं जिसने देश आजादी से लेके आज तक का, जिसकी एक बहुत बड़ा इतिहास और कहानी है, जिसने उस समय लड़ाई करी, जिसने उस समय बांग्लादेश को अलग कराया। आज आपकी हिम्मत नहीं पड़ती चाइना के 2 शब्द बोलने की। आप क्या बात करेंगे लड़ाई करने की? देश की आप क्या सुरक्षा करेंगे? चलिए आशीष जी, रविंद्र जी आपकी बात का जवाब दे रहे हैं, सुन लीजिए थोड़ा सा। की बात करें, देश तरक्की करना चाहिए। और अगर कभी ऐसा हुआ, मौका मिला और डिबेट हुई कि आपने आज इतने रोजगार दिए, आपने इतनी महंगाई कम करी और आप काला रविंद्र जी, तो सबसे पहले हम होंगे जो आपके लिए प्रशंसा करेंगे और हम अपने तालियां बजाएंगे। आप लेके आए वो सब वादे पूरे करें जो आप वादा करके आए थे। आशीष जी सुन लीजिए, देश लगातार इतिहास बना रहा है, चाहे दुनिया का सबसे बड़ा ऊंचा ब्रिज बनाने का हो, चाहे 5वीं आज हमारी अर्थव्यवस्था हो, चाहे आज सबसे बड़ा जो है मोबाइल बनाने का, इलेक्ट्रॉनिक सामान बनाने का अब हब हो दुनिया में। वो कुछ नहीं था जो कारें बनाने का बेच रहे हैं, रिकॉर्ड हो, इसलिए नहीं बोलेंगे आप। सबसे ज्यादा कारें की संपत्तियां बेच रहे बनाएंगे, उसलिए नहीं बोलेंगे आप। तो ये आप यही बोलेंगे कि आपने कहां मूर्तियां बनाई, ज्यादा रेलवे लाइन किन बिछाने चुक्कों के नाम बदले, आप ये बताने की कोशिश करेंगे, पर आप सही बात नहीं बोलेंगे। आप देश के विकास की बात नहीं करेंगे, सिर्फ देश को घर में ले जाने के आप लोग काम कर रहे हैं, उसके अलावा कुछ नहीं कर रहे हैं। सबसे ज्यादा जनधन योजनाओं में खाते खोलने का काम हो, सबसे ज्यादा योजनाएं गिनाने के लिए नहीं, योजना मत गिनाइए, हम इतिहास पर बात कर रहे हैं। कई धरोहर हैं जो जिनको हम इतिहास के जरिए जानते हैं, और इतिहास में रविंद्र जी जवाब दीजिएगा, और इतिहास में मुगल के शासनकाल में मुगलों ने किस तरीके से शासन किया, किस तरीके से उनका कार्यकाल रहा, उन्होंने देश को लूटने का काम किया, तो ये जानने की ज़रूरत है या नहीं है, इस आधार पर चर्चा की जानी चाहिए। आपके पास आएंगे दर्शन डोभाल जी, क्या लगता है, क्योंकि कई सारी ऐसी घटनाएं हैं जिनको आज की पीढ़ी इतिहास के जरिए ही जान पाएगी, और अब अगर इतिहास से मुगलों का ये चैप्टर चला जाता है तो क्या आने वाले समय में कुछ बदलाव देखने को मिलेगा, जिस लिहाज से बीजेपी ने ये फैसला लिया सरकार ने? सोनी जी, इतिहास में 2 चीजें हैं, एक बुरी चीज है और एक अच्छी चीज है, याद रखने के लिए। इसलिए इतिहास कभी भी नहीं हटाना चाहिए। अगर इतिहास हटाने की बात करेंगे तो क्या रामायण में से रावण को हटा देना चाहिए? क्या महाभारत से कौरवों को का इतिहास मिटा देना चाहिए? कौरव कौन थे? ये तो हमें याद रखना चाहिए ना, कि कौन बुरा था कौन अच्छा था। ये जब हमारी नई पीढ़ी पढ़ेगी तो याद रखेगी पीछे क्या क्या हुआ था। तो ये जैसे आशीष जी ने भी कहा कि ये बिल्कुल ढकोसलाबाजी है, इनके पास काम गिनाने के लिए कुछ नहीं है, इनका भ्रष्टाचार चरम पर है, और इनके जो नेता है वो सारे भ्रष्टाचार में और हत्याओं में, बलात्कार में, देश में जितनी भी घटनाएं हो रही है आजकल सारे बीजेपी के नाम ही आ रहे हैं चारों तरफ से, चाहे यूपी से लेकर के उत्तराखंड तक देख लीजिए कितने नाम अभी सामने आ चुके हैं। इसलिए इनके पास कुछ भी कहने के लिए नहीं, जवाब नहीं है जनता को गिराने के लिए। तो इसलिए ये मुद्दों को भटकाने के लिए बार बार कह रहे हैं। और दूसरी बात,
ये जैसे आभार रैली की बात हो रही थी, आभार रैली उन्होंने कुछ दिन पहले मुख्यमंत्री जी ने निकाली थी कि हमने जो है नकल रोधी कानून जो है लागू कर दिया है। लागू नहीं कर दिया, फिर से कह रहा हूं आज, ये जनता को बरगलाते हैं, झूठ बोलते हैं, जनता को भ्रमित करते हैं। अभी तक भी वो कानून नहीं बना है, अभी तक जो विधेयक उसका पास नहीं हुआ है, वो पटल पर गया जाएगा भी नहीं। ये नई नई घोषणा कराएंगे, नई नई बातें करेंगे, हर दिन नया मुद्दा होगा, हर दिन नई आभार रैली होगी, लोग फिर पिछली वाली भूल जाएंगे। तो ये भारतीय जनता पार्टी समय इनका अत्याचार, इनका भ्रष्टाचार देश में चरम पर है। अब मुगल तो हट चुके हैं, मुगलों का तो कोई नामो निशान ही नहीं बचा हुआ है। अब हटाने की अगर जरूरत है तो भारतीय जनता पार्टी को इस देश से जड़ से उखाड़ कर फेंकने की जरूरत है, ताकि हमारा शिक्षा का स्तर सुधरे, ताकि यहाँ पर लोगों को रोजगार मिले, ताकि लोगों पर अत्याचार ना हो, ताकि हर बेटी अंकिता की तरह जो है उसको अन्याय, उसके साथ अन्याय हो, उनके पेरेंट्स साथ अन्याय हो। और जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी चारों तरफ अभी अपने भ्रष्टाचारियों को बचाने में लगी हुई है, अपने हत्यारों को बचाने में लगी हुई है, और इससे मुझे साफ जाहिर होता है कि जनता ने, इन्होंने जो है एक मन बना लिया है कि हमारा दोबारा सत्ता में आना अब बिल्कुल मुश्किल है। इसलिए जितना पैसा इकट्ठा कर सको उतना पैसा इकट्ठा करें, और फिर हम दोबारा जो है खरीद फरोख्त करके जो है सरकारें बना सकते हैं। बाकी जनता इनको जो है अब दोबारा मुंह इनका देखना नहीं चाहती है। इसलिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये इतिहास की बातें मैंने बता दी। इतिहास में तो कई चीजें, अच्छी चीजें भी है, बुरी चीजें भी है। इतिहास हमें प्रेरणा लेने की जरूरत है। इतिहास बिल्कुल हमें पढ़ने की जरूरत है। हमारे साथ क्या क्या हुआ, क्या अच्छा हुआ, क्या बुरा हुआ, इसके दो पहलू हमारे देश जानने जरूरी है, और हमारी पीढ़ी उसको पढ़े। बिल्कुल, आपके पास आएंगे मनोज जी। अगर देखा जाए एनसीईआरटी में मुगलों के इतिहास हटाने का जो निर्णय लिया सरकार ने, कई ऐसी फिल्में हैं जो इतिहास से प्रेरित होकर बनाई गई हैं, तो आने वाले समय में फिर उन फिल्मों पर भी प्रतिबंध लगना चाहिए। देखिए, मैं एक बात कहना चाहता हूँ। देखिए, पुस्तकें जो आज इतिहास पढ़ाई जाएंगी वही कल कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में बच्चों से पूछा जाएगा। अब अभी हाल ही में भारत सरकार ने जो पुराने मुख्यमंत्री थे उत्तर प्रदेश के पूर्व के मुलायम सिंह यादव जी, उनको पद्म विभूषण से सम्मानित किया है। किसी भी आईएएस पीसीएस के एग्जामिनेशन में पूछा जाएगा तो ये पूछा जाएगा कि वो कौन राजनेता थे जिनको अभी हाल में पद्म भूषण हुआ है, और उनकी जो गोल्डन एरा है उसको ग्लोरीफाई किया जाएगा। जबकि ये भुला दिया जाएगा कि इनके राज में 1990 के दशक में इसी विचारधारा के राम भक्तों पे उन्होंने गोलियां चलवा दी। रामपुर तिराहे पे 10 महिलाओं के साथ बलात्कार हो गया, अनगिनत महिलाओं के साथ मोलेस्टेशन हुआ, किसी व्यक्ति को सजा नहीं हो पाई, कई लोग शहादत हुए, मसूरी, कटिमा गोलीकांड हुए, लोगों पे अत्याचार किया गया। पहाड़ जैसे देशभक्त लोग जो प्राण न्योछावर करते थे उनको देश का गद्दार कह दिया गया। अखबारों पे जो पत्रकारिता थी उनके रेहड़ियों को जलाया गया। हाई कोर्ट पे आक्रमण किया गया, वहां चीफ जस्टिस को आर्मी कॉल करने पड़ी, और ऐसे व्यक्ति को आपने ग्लोरीफाई कर दिया पद्म विभूषण करके। मैं कह रहा हूं कि इतिहास के दर्शन को जैसा है वैसा परोसिए। अगर चाहे वो मुगलों का हो, चाहे वो अंग्रेजों का हो, चाहे वो गुलाम वंश का हो, चाहे वो चंद्रगुप्त वंश का, किसी भी कालखंड का हो, इतिहास जैसा है वैसा परोसा जाना चाहिए, और उससे सबक और सीख लेना ये समाज को सीखना चाहिए। ये महत्वपूर्ण है। आधे अधूरे तरीके से जो चीजें की जा रही हैं, मैं कतई उसका समर्थन नहीं कर सकता, क्योंकि हम युग युगांतर से कई कालखंड की बात करते हैं, हम तो कई युगों की बात करते हैं, और भृगु संहिता और आने वाले भविष्य में, भविष्य पुराण में कल्कि तक जी की बात करते हैं। तो मेरे को लगता है लेट अस स्टडी इट एज इट इज, जैसा है वैसा है, उसी से और उसी से समाज को सीखना चाहिए। जी बिल्कुल, इस सीख के साथ, यानी कि इस सिलेबस को हटाए जाना, यानी इस सीख के साथ छेड़खानी करना है। रविंद्र जी, जिस तरीके से विपक्ष सवाल भी उठा रहा है, इसके अलावा भी शिक्षा को और बेहतर बनाए जाने की तरफ सरकार को ध्यान दिया जाना चाहिए था। नहीं, बिल्कुल इसी करके बच्चों का सिलेबस कम किया है कि ये फालतू के जो इतिहास में
जिनका कोई लॉजिक ही नहीं है, जिनका कोई मतलब ही नहीं है, जो डकैत हमारे यहाँ हमारी सभ्यता को, हमारी संस्कृति को, हमारे संसाधनों को जिन्होंने लूटा, उनको क्यों ग्लोरीफाई करके दिखाया जा रहा है? ऐसे इतिहास के पन्नों में से ऐसे लुटेरों का कहीं ना कहीं कम किया गया है इतिहास से, क्योंकि अतिरिक्त बोझ मुझे लगता है बच्चों में कहीं ना कहीं पड़ता है। क्योंकि हम भी कभी यही इतिहास पढ़ के आए, तो मुझे तो बहुत समस्या होती थी, कौन सा सन करो, कौन किसका बाप है, कौन किसका बेटा है, मेरे तो आज तक समझ में नहीं आया। तो ये इतिहास वाकई में, और जिसका कोई लेना देना नहीं है, जिससे कोई हमारा मतलब नहीं है, ठीक है, ये कालखंड था जब भारत पे ऐसे लुटेरे ने हमला किया, और हमेशा से बहुत युगों से इस प्रकार के हमले होते आए, तो क्यों मुगलों का पढ़ाया जाए? आप फिर ध्यानी जी, मनोज ध्यानी जी काफी वरिष्ठ है हमारे, तो फिर तो आपको पूर्ण शक इन तक से लेकर आना चाहिए इतिहास कि भाई वो भी तो आए थे। तो इतिहास से क्या हमें सीखना है और क्या हमें देखना है, ये मैंने पहले ही बताया कि इतिहास गतिशील होता है। आज के परिप्रेक्ष्य में हमें क्या बच्चों को पढ़ाना है, उनसे उनकी मानसिक विकास पे, उनके मानसिक असर पे क्या प्रभाव पड़ेगा, उनके सिलेबस में क्या कमी हम कर सकते हैं, क्योंकि ज्ञान के लिए, इतिहास के लिए जानना वाकई में बहुत जरूरी है कि इतिहास में हमने क्या अच्छा किया, क्या बुरा किया, उससे हमें सबक जरूर मिलता है। लेकिन कहीं ना कहीं अतिरिक्त बोझ जो खाम में पढ़ाया जा रहा है, उससे कहीं ना कहीं अब ये निजात मिलने जा रही है, और हमारे देश के जो हीरो हैं उन्हें पढ़ाया जाना चाहिए। वो कहीं ना कहीं हमारे बच्चों में, हमारी पीढ़ियों में एक संस्कार पैदा करेंगे, उनमें एक गौरव का भाव पैदा करेंगे। मैं कहीं ना कहीं ये समझता हूं कि केंद्र सरकार ने एक बहुत अच्छा कदम उठाया। वाकई में ये बहुत पहले हो जाना चाहिए, लेकिन अब उठाया, ये बधाई के पात्र है। बिल्कुल, थोड़ा फैसले में भी लेट लतीफी नजर आ रही है, इसको लेकर भी थोड़ा सवाल उठना लाजमी हो जाता है। और जैसा कि मनोज जी, रविंद्र जी कह रहे हैं कि ये गतिशील होता है, तो क्या चैप्टर को ही हटा दिया जाए, सिलेबस को ही हटा दिया जाए, उससे बोझ कम हो जाएगा बच्चों का? मैं इस बात का बिल्कुल पक्षधर नहीं हूँ। बिल्कुल हमारे को किसी भी सब्जेक्ट पे पहले तो इतिहास से डरने की आवश्यकता नहीं है। इतिहास जो है आपको सबक और सीख देता है कि आप आने वाले जनरेशन्स में कैसे क्या क्या चीजें, किस तरीके से समाज जो है मजबूत बनेगा। तो हमारे को डरने की आवश्यकता नहीं है। डर किस बात का? और रही बात कल्चरल वैल्यूज, अलग विषय है और इतिहास अलग विषय है। हम कल्चरल वैल्यूज और इतिहास को इंटरमिक्स कर रहे हैं। कल्चरल वैल्यूज संस्कृति और संस्कृत भाषा या संस्कृति के कारण आएंगे। आपके उसको बढ़ाने की जिम्मेदारी आपके पास है। भारतीयता को कैसे समझाना है वो आप अलग तरीके से करेंगे, लेकिन जहां तक इतिहास की बात है, इतिहास को तो वैसे ही समझना पड़ेगा जैसे था। हम ये नहीं कर सकते कि हम यहाँ पर नहीं, इसको छोड़ दें, यहाँ पर वो मिक्स कर दें। हमारे को प्रत्येक चीज का समझना पड़ेगा। मान लीजिए अगर हम ब्रिटिश शासन काल के दौर में चले जाएं, तो उस शासन काल में बहुत सारी चीजें खराब हुई, लूट तंत्रिका हुई, बहुत क्रूरता से हमारे जो रिवोल्यूशनरीज थे उन पर अत्याचार किए गए, मारा गया। हमारी जो छोटी छोटी रियासतें होती थी उसके कारण हमारे विभेद जो था उसको बड़ी आसानी से उसका फायदा उठाते हुए एक रियासत से दूसरी रियासत, एक भाषा से दूसरी भाषा को लड़ाते हुए कैसे अंग्रेजों ने हम पे काबिज हो गए, वो हमारे को सीख लेनी पड़ेगी। लेकिन साथ साथ में उस दौर में जो सती प्रथा बंद हुई, जो बाल विवाह के खिलाफ आंदोलन चले, उन जो जातीय विभेद जो हमारे समाज में था उसके खिलाफ जो आंदोलन खड़े हुए, उन सबको भी पढ़ना आवश्यक पड़ेगा। तो इतिहास में प्रत्येक बिल्कुल एक पहलू को पढ़ लेना और दूसरे पहलू को हटा देना ये भी उचित नहीं है। दर्शन डोभाल जी, आपका फाइनल कमेंट ले लेते हैं। क्या आपको नहीं लगता कि इस फैसले में थोड़ी लेट लतीफी की गई है? इसकी वजह क्या मानते हैं? ये फैसला बिल्कुल ही गलत है। मैं आपको एक और एग्जांपल देना चाहता हूँ कि 1962 की लड़ाई में जो उत्तराखंड के जसवंत सिंह थे, सबने उनका नाम सुना होगा। हाँ। चीन के लोग आज भी उनका सम्मान करते हैं, उनको आज भी जीवित कहा जाता है। उनके बूटों पर आज भी डेली पॉलिश होती है
और उनको भारतीय जो चाइना ने बाकायदा उनके लिए एक मंदिर बना के दिया था। ये वीरों का सम्मान किया जाता है और ये भारतीय जनता पार्टी को सीखना चाहिए। और जहां तक ये इतिहास से हटाने की बात है, सिर्फ मुगलों को नहीं हटाया है। एक और चीज है, मुझे ठीक से याद नहीं आ रहा, शायद कल के या परसों के अखबार में था, मैं ढूंढ रहा था, नहीं। अरे भैया जसवंत जी, सुनिए, ऐसे हीरो को हम बताएंगे अब, अरे सुनिए ना सर, सुनिए, बीच में बोले। दूसरी बात, इन्होंने तो सुमित्रा नंदन पंत कल हटा दिया, उनका भी सिलेबस से हटा दिया है, उसका तो आज जिक्र नहीं हो रहा है। एक कल आपने जो एक अखबार की रिपोर्ट है उसमें आपने शायद सुमित्रा नंदन पंत का भी कोई चैप्टर हटा दिया है। ये तो हमारे उत्तराखंड के बुद्धिजीवी है, उनको भी आप हटा रहे हैं। तो ये तो भारतीय जनता पार्टी का, मैं फिर से कह रहा हूँ कि सिर्फ ध्यान भटकाने के लिए ये लोग ये सब नए नए हथकंडे रोज अपना रहे हैं और इससे ज्यादा कुछ नहीं है। इनके पास जो है विकास के नाम की चीजें गिराने के लिए बिल्कुल मुद्दों से भटकाने का आरोप लगातार विपक्ष लगा रहा है। समय कम होने के चलते चर्चा को आगे नहीं बढ़ा सकते। आप सभी मेहमानों का इस चर्चा में शामिल होने के लिए, कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। देखा जाए तो इतिहास से एक गहरा नाता भी, एक लगाव भी आम जनता का नजर आता है। अगर उत्तराखंड में जो सियासत है, देवभूमि के दंगल में जो रार छिड़ी हुई थी, सियासी घमासान मुगलों के इतिहास को लेकर कि अब NCERT के सिलेबस से ये मुगलों का इतिहास हटा दिया जाएगा, इसको लेकर विपक्ष लगातार सवाल उठा रहा है। और इतिहास, बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो इतिहास से ही मालूम होती हैं, तो इस हटाए जाने को लेकर विरोध उठना लाजमी हो जाता है। इसी के साथ देवभूमि के दंगल में फिलहाल बस इतना ही। आगे खबरों के लिए आप देखते रहिए के न्यूज़।